आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोपहर का खाना पीना खाने के बाद मैंने अपने चचेरे भाई राहुल से कहा, राहुल चल आज कहीं से घूम कर आते हैं। जिस पर राहुल ने कहा, वो तो ठीक है मगर जाएंगे कहाँ? इस पर मैंने कहा, चल आज मूवी की नाइट शो देख कर आते हैं। इस पर राहुल भी तैयार हो गया। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे हम लोग अपने घर से निकले, क्योंकि शो टाइम 9 से 12 का था, तो हमें 9 बजे से पहले सिनेमा हॉल पहुंच जाना था। हमारे घर से सिनेमा हॉल करीब 1 घंटे की दूरी पर था, तो अभी हमें काफ़ी देर साइकिल चलाना पड़ेगा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखा, जो इशारे में हमसे हाथ बढ़ाकर कुछ मांग रहा था। मैं उसे देखकर ही समझ गया कि वो एक लाचार भिखारी है। मैंने साइकिल को ठीक उसके पास रोका और अपनी जेब से 10 का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमाया और वहां से चलता बना। गांव का इलाका होने के कारण रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। रास्ते के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट आधे तो जल रहे थे, पर आधे खराब थे। खैर काफ़ी देर साइकिल चलाने के बाद हम लोग सिनेमा हॉल के पास पहुँचे, तो वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। अभी हमने साइकिल रोका ही था कि तभी वही बूढ़ा भिखारी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर हमारे होश उड़ गए। वो भिखारी उसी तरह से हाथ बढ़ाकर इशारे में हमसे कुछ मांग रहा था, मगर ये बूढ़ा आदमी यहाँ आया तो आया कैसे? मैंने दबी हुई आवाज़ में राहुल से कहा, राहुल ये वही बूढ़ा आदमी है ना जो हमें घर के पास पेड़ के नीचे मिला था? जिस पर राहुल ने कहा, हाँ वही तो है, छोड़ना आ गया होगा किसी से मदद मांग कर। हम लोग अंदर चल मूवी देखते हैं। मैंने भी इस बात पर उतना ध्यान ना देकर अपना साइकिल वहीं लॉक किया और 2 टिकट कटवाकर मूवी देखने अंदर चले गए। नाइट शो होने के कारण सिनेमा हॉल काफ़ी खाली था। कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। अभी हम मूवी देख ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तब से खाली पड़ी मेरी बगल वाली सीट पर कोई आकर बैठा है। मैंने जैसे ही अपनी निगाहें उस सीट की ओर घुमाई तो मैं एकदम से सहम गया और मेरी धीमी चल रही दिल की धड़कनें एकदम से दौड़ने लगी। दरअसल मेरी बगल वाली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था, और अब वो बूढ़ा आदमी मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब मुझे समझ आने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैं झट से राहुल की तरफ मुड़ा और उसे उस बूढ़े आदमी को दिखाने के लिए उस सीट की तरफ मुड़ा, तो अब वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है और वो बूढ़ा आदमी कौन है, हमारे पीछे क्यों पड़ा है। अब मुझे काफ़ी बेचैनी सी होने लगी थी, जिस पर मैंने राहुल से कहा, राहुल अब हमें चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पर राहुल ने कहा, हाँ अब हमें निकलना चाहिए। जिसके बाद हम लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर अपने साइकिल के पास आए और साइकिल का लॉक खोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ता भी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। चांद की भी हल्की रोशनी रास्ते पर नहीं आ रही थी, जिस कारण मैंने जब आसमान की ओर देखा तो मुझे ना तो आसमान पर चांद दिखा और ना ही तारा। मतलब कि काले बादलों ने आसमान को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस कारण मैं और तेजी से साइकिल भगाने लगा, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाते ही काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई, जिस कारण मैंने साइकिल को एक बड़े से पेड़ के नीचे रोका और खड़े होकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। एक तो हम डरे हुए थे, ऊपर से अंधेरे में झमझमाती बारिश की आवाज़ हमें और डरा रही थी। अभी हम
उस पेड़ के नीचे खड़े ही थे कि तभी हमें किसी आदमी के खांसने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से चौंक गए कि भला इतनी तेज बारिश में इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर कौन होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी खांसने की आवाज़ और जोर हो गई। मैंने इस बार उस आवाज़ को ध्यान से सुना कि आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज़ ठीक हमारे पेड़ के पीछे से आ रही है। मैं हिम्मत जुटाकर जैसे ही पेड़ के पीछे झाड़ियों की ओर झांका तो मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया। मेरे पैर जोर जोर से कपकपाने लगे। इतनी तेज बारिश में भी मैं अंदर से पूरी तरह से सूख गया। दरअसल ठीक पेड़ के पीछे झाड़ियों के पास एक आदमी बैठा हुआ था जिसका सिर धड़ से अलग जमीन पर था और वही कटा हुआ सर खांसे जा रहा था। उस कटे हुए सर को देखकर मैं इतना डर गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर राहुल भागकर मेरे पास आया तो वो भी उस कटे हुए सर को देखकर कांपने लगा। अभी हम भागने ही वाले थे कि तभी वो कटा हुआ सर हमारी तरफ मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। उस कटे हुए सर का चेहरा और भी ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो करूँ क्या, कि तभी राहुल ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाग पंकज। और हम दोनों इतनी तेज बारिश में भी दौड़ने लगे। अभी हम भाग ही रहे थे, तभी मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा तो मेरे दौड़ते पैर भारी से होने लगे, क्योंकि ठीक हमारे पीछे वही कटा हुआ सर उड़ते हुए आ रहा था। मगर हमने हार नहीं मानी, हम दौड़ते रहे। अभी हम भाग ही रहे थे कि तभी घने अंधेरे में हम दोनों किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गए। हमने जब पीछे पलटकर देखा तो हमारा सर एकदम से घूम गया। दरअसल ठीक जमीन पर वही कटा हुआ धड़ पड़ा हुआ था जिसे हमने पेड़ के पीछे झाड़ियों के पास देखा था। अब हम दोनों अपने बचने की उम्मीद खो चुके थे और हमने अपने आप को तकरीबन मरा हुआ मान लिया था कि तभी वो कटा हुआ धड़ उठ खड़ा हो गया और हम दोनों को पैरों से पकड़कर घसीटने लगा। हमने अपने पैरों को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, मगर हम दोनों उस कटे हुए धड़ के आगे किसी लाश के समान थे। उस भूत ने हमें घसीटकर जंगल के अंदर एक छोटे से घर के पास ले गया और एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगा। उसके बोलते ही उस घर से दो और भूत निकलकर बाहर आए, जिनका भी सर धड़ से अलग उनके हाथों में था। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते तभी उनमें से एक भूत ने हमारा गला पकड़ लिया। उसने हमारा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि हम एकदम से छटपटाने लगे और हमारे आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो बूढ़ा भिखारी वहां आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर उस भूत ने हमारा गला एकदम से छोड़ दिया, मानो वो सारे भूत उस बूढ़े आदमी से डर रहे हों। इसी का फायदा उठाकर हम दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। भागते भागते हमारी नज़र एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। हम दोनों दौड़कर उस झोपड़ी के पास गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। हमने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा, उस बूढ़े भिखारी का तो मुझे पता नहीं, मगर आज से काफ़ी साल पहले इस गांव में 3-4 बदमाश का एक ग्रुप रहा करता था, जो रात के वक्त 1 या 2 जन को देखकर पकड़ लेते थे और जंगल वाले घर में ले जाकर मार देते थे और उनके शरीर के अंगों को निकाल कर बेच देते थे। ऐसे ही दिन पर दिन गांव के अधिकांश लोग गायब होते गए। जब गांव वालों को पता चला तो सारे गांव वालों ने मिलकर उन लोगों को भी उसी तरह से मार दिया। तब से उनकी आत्मा भटकती रहती है। पूरी बात सुनने के बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई
कि हम रात को घर जा सकें। पूरी रात हमने उस झोपड़ी में ही बिताई और सुबह घर जाने के लिए निकले। जैसे ही हम घर के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वो बूढ़ा भिखारी सबसे पहले हमें जिस पेड़ के नीचे बैठा दिखा था वो वहीं गिरा हुआ है, जिस पर हमने वहां खड़े आदमियों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि कल सुबह से ही एक बूढ़ा भिखारी इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ठीक रात के 8 बजे ये पेड़ उसके सर पर ही गिर गया, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो गई और उसकी डेथ बॉडी यहीं पर पड़ी हुई है। हम भागकर उस डेथ बॉडी के पास गए तो हमने जो देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो बूढ़ा भिखारी वहीं पर मरकर पड़ा हुआ था और उसने अपने हाथों में वही 10 रुपए को कसकर पकड़ रखा था, जिसे कल शाम 7 बजे मैंने उसे दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। खाली बस के बाहर रास्ते पर फैला घना कोहरा और अंधकार, ये तीनों ऐसी चीजें थीं जिससे कोई भी इंसान डर जाए। मुझे भी काफी डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता, मेरी तो मजबूरी थी ऐसे सफर करने की। वरना अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे सफर करता ही नहीं। बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के अलावा रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। दरअसल मैं आज अपने दोस्त विकास के घर जा रहा हूँ, वो भी पहली बार। मैंने विकास को कहा था कि मैं कल सुबह वाली बस से आ जाऊंगा, मगर उसी ने कहा कि अगर मैं आज रात को आया तो एक रात ज़्यादा उसके घर पर रह पाऊंगा, इसलिए मुझे रात वाली बस पकड़नी पड़ी। खैर, विकास और मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए इतनी तकलीफ तो बनती ही है। मैंने कंडक्टर को बोलकर रखा था कि तालघाट चौक पर मुझे उतार दे, जिसके बाद अभी चौक पर से विकास मुझे पिक कर लेगा। कुछ देर बस यूं ही चलती रही, जिसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंख लगने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद ठंड के कारण मुझे नींद आ रही थी या फिर कुछ और। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कंडक्टर जोर से बोला, तालघाट चौक आ गया साहब, उतरो। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस रुकी। मैंने फटाफट से अपना सामान उतारा और बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। वो बस भी मुझे उतारकर वहां से आगे चली गई। मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला और विकास को फ़ोन लगाने जा ही रहा था कि पता चला कि मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका है। मेरी परेशानी एक ही झटके में पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, विकास से कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि विकास ने तो मुझसे यही कहा था कि तालघाट चौक पर उतरकर मुझे फ़ोन करना। मेरा घर पास में ही है, मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा। पर अब मैं विकास को कैसे फ़ोन करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई शख्स नहीं था। पूरा का पूरा चौक खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उस बाइक को देखकर मेरी जान में जान आई कि चलो अब मैं इस आदमी से उसका फ़ोन मांगकर विकास को फ़ोन कर सकता हूँ। मगर वो बाइक जब मेरे करीब आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा।
क्योंकि वो बाइक सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विकास ही था। विकास ने अपनी बाइक को मेरे पास लाकर रोका और बोला, क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं किया तूने? इस पर मैंने जवाब दिया, अरे भाई मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, मैं कैसे करता फ़ोन? इस पर विकास बोला, चल कोई नहीं, बैठ बाइक पर, रात काफ़ी हो गई है। विकास के इतना कहते ही मैं उसकी बाइक पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही विकास ने बाइक को आगे बढ़ा लिया और हम लोग उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो तब रात के 9:15 बज रहे थे। मगर एक चीज बड़ी अजीब थी, रास्ते पर कोई इंसान नहीं था। पर ऐसा क्यों? आखिर इतनी जल्दी ही रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक और बात मैंने अभी नोटिस की कि आखिर विकास को पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूँ। मैंने तो उसे फ़ोन किया ही नहीं। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और विकास से पूछा, विकास तुझे पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूँ? इस पर विकास बोला, मुझे यहाँ आने वाली सभी बसों की टाइमिंग पता है, सब जानता हूँ मैं। विकास से ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बाइक पर तेज ठंडी हवा मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बर्फ के गोले मार रहा हो। मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं विकास से पीछे बैठा हुआ था। ज्यादा ठंड विकास को लगनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था जैसे हवा विकास के शरीर को आर पार करके सीधे मुझे लग रही हो। खैर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। विकास को बाइक चलाते हुए अब काफी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था। जबकि फोन पर तो विकास ने ये कहा था कि उसका घर चौक से नजदीक पड़ता है, तो फिर अभी तक हम लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? इसी तरह के हजारों सवाल अब धीरे धीरे मन में उमड़ने लगे थे, मगर मुझे विकास से ऐसे बार बार पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा विकास का घर जब आ जाएगा तो वो मुझे खुद ही उतरने के लिए बोलेगा। मन को ये समझाकर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। कुछ ही देर में विकास ने बाइक को एक बड़े से घर के पास रोका। वो घर काफी बड़ा था, जो कि चांद की रोशनी में मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा था। पर विकास का घर इतना बड़ा है ये मुझे उसने पहले बताया नहीं था। खैर विकास और मैं हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। विकास ने घर का दरवाज़ा सरकाया और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिस पर मैंने विकास से पूछा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ शायद लाइट चली गई होगी। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ, तू जाकर सो जा, बहुत थक गया होगा। विकास की बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि मैं पहली बार उसके घर पर आया हूँ। उसने ना तो मुझे खाने के लिए पूछा और ना ही मुझसे सही से बात की। विकास ऐसा तो नहीं था, तो फिर आज इसे हो क्या गया है? खैर मैंने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और विकास के साथ घर के एक कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे तक छोड़कर ही विकास वहां से चला गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज विकास के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पलंग लगा हुआ था और उसी पलंग के सिरहाने में एक कांच की खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी।
मैं उसी पलंग पर लेट गया और सफ़र की थकावट के चलते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास वाली खिड़की में कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर विकास खड़ा है और वो मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है। मैंने तुरंत खिड़की के कांच को सरकाया तो उधर से विकास बोला, जल्दी बाहर आ, यहाँ इसी खिड़की से आ जा। चूंकि वो खिड़की काफ़ी बड़ी थी तो मैं उसी से बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही विकास बोला, तू यहाँ कैसे आया इतनी दूर? विकास की बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है। जिस पर मैंने कहा, तू ही तो यहाँ लेकर आया मुझे अपनी बाइक से। इस पर विकास बोला, तू जल्दी चल यहाँ से, मेरे पास कोई बाइक है ही नहीं और ये मेरा घर नहीं है। विकास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर मैं विकास के साथ उस घर से दूर जाने लगा। तभी रास्ते पर चलते हुए विकास ने कहा, तू जिस विकास के साथ यहाँ आया ना, वो बस एक छलावा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू मारा जाता। दरअसल यहाँ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, उस घर में बहुत से लोग मर चुके हैं। आगे विकास ने बताया कि वो मुझे फ़ोन करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था मगर मेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। विकास मुझे देखने के लिए चौक पर भी गया था मगर मैं उसे वहाँ पर मिला ही नहीं। तो वो समझ गया कि मैं कहाँ मिलूँगा, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आ गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। विकास की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्यों बाइक पर मुझे काफ़ी तेज ठंड लग रही थी और क्यों वो विकास मुझसे अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा था। खैर उस रात मेरी जान बच गई, यही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।